उत्तराखंड दमदार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मेरे साथ मेरी सहयोगी आरजू साईं। और आइए आपको सबसे बड़ी खबर से इस बुलेटिन की आगाज करते हुए बताते हैं, जिसमें देहरादून से बड़ी खबर है। धामी 2 सरकार का पहला विधानसभा सत्र सुबह 11 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। यह सत्र आज ही पेश होगा। लेखानुदान करीब 21,000 करोड़ का होगा बजट। तो 5वीं विधानसभा का पहला सेशन मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 21,000 करोड़ का ये बजट पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा और आज ही लेखानुदान होगा। आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। धामी 2 सरकार का पहला विधानसभा सत्र रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे का समय है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा ये सत्र। तो 5वीं विधानसभा का पहला सत्र होगा ये, और अपने आप में खास भी होगा। पहला सेशन मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इस बार के सेशन में जहां कई दिग्गजों की कमी खलेगी, तो वहीं पीठ पर पहली बार महिला अध्यक्ष सीट पर मौजूद रहेंगी। मंगलवार से शुरू होने जा रहा धामी सरकार का पहला विधानसभा सेशन कई मामलों में अलग होगा। पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल इस बार ट्रेजरी बेंच में बैठेंगे और बतौर संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभालेंगे। तो पहली बार विधानसभा की पीठ पर महिला विधायक ऋतु खंडूरी नजर आएंगी। वहीं सत्र में हरक सिंह रावत, काजी निजामुद्दीन, करण महाराज जैसे तेज तर्रार नेता नहीं रहेंगे। साथ ही सबसे अधिक सवाल लगाने वाला देशराज कर्णवाल भी इस बार नजर नहीं आएंगे। जैसे जिन माननीय विधायकों की आपने चर्चा की वो नहीं है। अब ये चूंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का जो मैंडेट है उसको हम स्वीकार भी करते हैं। कुछ लोग चुनाव लड़े, कुछ लोग चुनाव लड़के शायद नहीं आ पा रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का अफसोस भी है। 3 दिन विधानसभा सेशन में पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। दूसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लेखानुदान को सदन में रखा जाएगा। तीसरे दिन यानी 31 मार्च को चर्चा के साथ ही बजट पारित कर दिया जाएगा। ऐसा है, आज हमारी कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो 22-23 का लेखानुदान है उसकी वो पेश पटल पर रखा जाएगा। बहरहाल लेखानुदान के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण इस सेशन का महत्वपूर्ण आकर्षण होगा। अभिभाषण से सरकार के अगले 5 सालों का विजन तो पता चलेगा ही, साथ ही राज्य के विकास का रोड मैप भी स्पष्ट हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको बताते हैं यहाँ पर कि आज से विधानसभा का 3 दिन का सत्र शुरू होगा। उससे पहले सोमवार देर शाम सीएम आवास पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई है। उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। बैठक में सीएम धामी, सभी कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और ज्यादातर विधायक शामिल हुए। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला सत्र है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मंगलवार को सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और दोपहर बाद अगले वित्त वर्ष की शुरुआत के लिए लेखानुदान आएगा। सुबह माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और शाम को जो है लेखानुदान पेश किया जाएगा। बस अभी तक तो ये एजेंडा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ है। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात मौजूद है और जानकारी के साथ। सुनील नवप्रभात, आज पूरे दिन की आपसे जानना चाहेंगे हलचल, क्या गहमागहमी बने रहने वाली है? बीती रात बैठक हुई है मंत्रियों की, आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू होने वाला है। देखिए कंचन, पहले मैं आपको लेखानुदान को लेकर बता दूं। आज जब सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद स्पीकर उनके अभिभाषण का पाठ करेंगी और आमतौर पर पहले दिन की कार्रवाई उसी दिन समाप्त हो जाती है, यानी कि सदन पहले दिन का स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि इस बार 31 मार्च है, ये वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होगा 31 मार्च, उस दिन कामकाज बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए इसमें आंशिक संशोधन किया गया है। और आज जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा, स्पीकर उसका पाठ करेंगे और उसके बाद जो लेखानुदान है, जिसको बताया जा रहा है करीब 21,000 करोड़ का ये हो सकता है अगले 4 महीनों के लिए, उसको पेश किया जाएगा सदन के पटल पर। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। दूसरी बात, जो इस बार का जो सेशन है कंचन, ये कई मामलों में बिल्कुल डिफरेंट होगा। राज्यपाल जब यहाँ पर अभिभाषण देने आ रहे होंगे तो ये उनका पहला अभिभाषण होगा राज्यपाल बनने के बाद। स्पीकर की सीट पर ऋतु खंडूरी बैठी होंगी,
उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सदन में स्पीकर सीट पर कोई महिला विधायक बैठी होगी। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सदन चल रहा होगा, मंत्री भी उसमें मौजूद होंगे, लेकिन उनके पास महकमे नहीं होंगे। अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है और उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में ऐसा भी पहला मौका होगा जब विधानसभा की कार्रवाई 5वीं विधानसभा का पहला सेशन शुरू हो रहा होगा। विपक्ष भी अपनी सीट पर होगा, लेकिन नेता विपक्ष कौन है ये तय नहीं होगा। मुख्य विपक्षी जो पार्टी है कांग्रेस, वो अभी तक अपना नेता सदन तय नहीं कर पाई है कि कौन विपक्ष का नेता होगा। तो आज बिना नेता के विपक्ष सदन में होगा। कल हमने देखा कि कार्यमंत्रणा की जो मीटिंग होती है विधानसभा सेशन से पहले, बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, क्योंकि इसमें एजेंडा सेट किया जाता है कि जब सदन चलेगा क्या क्या सदन में होगा, क्या क्या कार्रवाई होंगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या टॉपिक होगा। लेकिन कल विपक्ष सिरे से गायब था, क्योंकि विपक्ष के पास नेता नहीं था, नेता का चयन नहीं कर पाई कांग्रेस। हालांकि बसपा से मोहम्मद शहजाद जो विधायक हैं वो इसमें मौजूद हुए, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सिरे से नदारद रही। तो आज जब सदन शुरू होगा, पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, स्पीकर पाठ करेंगे और उसके बाद लेखानुदान बजट आज सदन के पटल पर रखा जाएगा और कल 30 मार्च को इसे चर्चा के साथ इस बजट को पारित कर दिया जाएगा। आपने कई दिलचस्प बातें बताई, लेकिन यहाँ पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई नेता विपक्ष कौन होगा। इस पर गहमा गहमी अभी भी बरकरार है। क्या लगता है कांग्रेस की अंदरूनी कला इसका कारण है? बिल्कुल कंचन, इसे साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह दिखाई दी और चुनाव के बाद भी जिस तरह से एक दूसरे पर और सीनियर नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगे, यहाँ तक कि टिकट बेचने के आरोप लगे, उस कलह से कांग्रेस अब भी उबर नहीं पाई है। यानी कि झटके पे झटका खाने के बाद भी कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा और अब जब आज सेशन शुरू होने वाला है, सरकार गठित हो चुकी है, कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि जो उसके विधायक हैं, जो चुने हुए विधायक उसके आए हैं, उनमें से उनका नेतृत्व कौन करेगा। ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये हास्यास्पद बात भी है कि सेशन शुरू होने जा रहा है। आप मुख्य बिल्कुल सुनील, सबक जरूर लेना है कांग्रेस को, क्योंकि ये 5 साल तो निकल गए, आने वाले 5 साल अब काम करना है कांग्रेस को। अगर ऐसा सबक नहीं लिया गया, काम बेहतर नहीं किए गए, तो शायद आने वाले 5 साल भी हाथ से निकल जाए। शुक्रिया आपका सुनील। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बुलेटिन में बताते हैं कि आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो सका है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री आज मंत्रियों को उनके विभाग बांट देंगे। सीएम धामी कल गोवा में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से विभागों के बंटवारे में देरी हुई है। वहीं सूत्रों के अनुसार कई मंत्री अपने पसंदीदा विभागों को लेकर संवेदनशील हैं। वहीं सीएम धामी विभागों के बंटवारे को लेकर किसी दबाव में आने के मूड में नहीं है। खबर यह है कि सीएम मंत्रियों के तजुर्बे, उनकी पुरानी परफॉर्मेंस और बीजेपी आला कमान से सलाह मशवरा करने के बाद ही विभागों को फाइनल कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर सीएम सचिवालय में तैनात अधिकारी इधर उधर कर दिए गए हैं। आपको बताते हैं कि करके सबसे पहला नाम है वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के मदान का, भेजे गए हैं विधानसभा कैंप ऑफिस के बजाय अब सीएम विधानसभा ऑफिस में बैठेंगे मदान। प्रमुख निजी सचिव प्रकाश चंद्र उपाध्याय को भी तैनाती दी गई है। कैंप ऑफिस के बजाय अब सचिवालय में तैनाती की जाएगी इनकी। वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बसेड़ा को कैंप ऑफिस में तैनाती मिली है। देहरादून से बड़ी खबर है, जिसमें सीएम दफ्तर के स्टाफ में कई चेहरे बदले गए हैं और बदले जा सकते हैं। ये भी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। कुछ पुराने चेहरों की विदाई हो सकती है और नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। सीएम के सरकारी स्टाफ में बदलाव तय माने जा रहे हैं। तो पुराने चेहरों की विदाई हो सकती है और कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। स्टाफ में कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। सीएम ऑफिस स्टाफ में बदलाव संभव है। धामी सरकार 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ रहे हैं एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आती हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त टैबलेट योजना की खबर आ रही है। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी पर एक्शन। सीएम धामी थे नाराज, इसलिए हटाई गई सीमा जौनसारी। टैबलेट का पैसा सीधे स्टूडेंट्स के खाते में नहीं पहुंचाया गया, जिस पर मुख्यमंत्री नाराज नजर आए हैं। कई स्कूलों में प्रिंसिपल्स के खातों में पहुंचा था पैसा, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी। आपको बता दें 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ये योजना शुरू की गई थी। आर.के. कुंवर को शिक्षा निदेशक का चार्ज दिया गया था।
हमारी सहयोगी भारती सकलानी इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। भारती सकलानी, मुख्यमंत्री धामी की नाराजगी क्या है, क्या वजह नाराजगी की, विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त टैबलेट योजना शुरू की थी और इस योजना को बहुत ही ग्रैंड शो बनाया गया था। सीएम ने खुद इसका उद्घाटन किया था। लेकिन इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी कि टैबलेट का पैसा जो सीधे स्टूडेंट्स के खातों में जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया है। 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए योजना शुरू की गई थी कंचन, लेकिन कई स्कूल में प्रिंसिपल के खातों में पैसा पहुंचा था जो कि पहुंचना था बच्चों के खातों में, और इस वजह से काफी लेट लतीफी यहां पर हुई है। इसी वजह से ये एक्शन यहां पर सीएम की तरफ से लिया गया है सीमा जौनसारी पर, जो कि शिक्षा निदेशक रही हैं, और उनको अब हटा दिया गया है। सीमा जौनसारी अब अकादमिक शोध और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी यहां पर संभालेगी। इसके अलावा एक और अपडेट मैं यहां पर दे दूं, आर के उनियाल जो कि जूनियर थे वंदना गर्वियाल के, उनको भी यहाँ पर निदेशक बना दिया गया था प्राइमरी सेक्शन का, उनसे भी ये चार्ज ले लिया गया है और अब अपर निदेशक महानिदेशालय का एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया है। तो ये बड़ा एक्शन है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही जो कि बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर की जाएगी, ये साफ संकेत इस एक्शन के बाद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा नाराज सीएम इस बात को लेकर थे कि जो टैबलेट का पैसा बच्चों को मिलना चाहिए था, बच्चों को जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ये टैबलेट योजना यहाँ पर शुरू की गई थी कंचन, लेकिन इसमें लापरवाही पर ये एक्शन हुआ है। ठीक है, शुक्रिया भारती सकलानी आपका जानकारी के लिए। तो कंचन, जब उत्तराखंड में प्रचार प्रसार चल रहा था तो एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था, ये था मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का बयान। तो ये बयान देने वाले अकील अहमद पर अब कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई कर दी है। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने अनुशासन तोड़ने के आरोप में यह कार्रवाई की है। अकील अहमद ने दरअसल कहा था कि मैं उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर ही दम लूंगा, तो इसी बयान पर यह कार्रवाई की गई है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का उनका बयान जो अब उनको पूरी तरह से विवादों में घेरता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का बयान देने वाले अकील अहमद पर अब कांग्रेस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, यानी कि 6 साल पार्टी से निष्कासित रहेंगे। हालांकि कांग्रेस खुद वहां पर फिलहाल अपनी जमीन खोज रही है, लेकिन देखिए अब एक्शन कांग्रेस की तरफ से इसलिए लिया गया है क्योंकि ये 5 साल गए, आने वाले 5 साल की तैयारी पार्टी कर रही है। हम बात कर रहे हैं अकील अहमद की, क्योंकि कांग्रेस ने इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के लिए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने अनुशासन तोड़ने के आरोप में कार्रवाई की है। और इस वक्त की एक और खबर आपको बता देते हैं। देहरादून में आज शाम हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो सका। ये बीती शाम की हम बात कर रहे हैं, जिस बैठक में नेता विपक्ष को चुनने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया। तो वहीं अब सोनिया गांधी नेता विपक्ष पर फैसला लेंगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि जल्द ही नेता विपक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। एक मत से ये फैसला किया है कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी को विधानसभा में कौन लीड करे, उसके लिए माननीय सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनको ऑथराइज किया गया है। और उसमें सभी की, हमारे सभी सीनियर और जो नए साथी हैं, उनकी ये सहमति के साथ ये फैसला किया गया। और इस बीच आपको बताते हैं कि विधानसभा सत्र की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा रहने वाला है। विधानसभा के चारों ओर धारा 144 लागू रहने वाली है। कई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। सत्र के दौरान होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। तो वहीं सरकार के पहले विधानसभा सत्र के लिए करीब 500 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही बड़े वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है दिन में। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए अलग से भी फोर्स रिजर्व रखी गई है। 11 बजे का समय है जब सत्र शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले आप तैयारी देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी रहेगी। हमारे बैरियर्स अभी इस्टेब्लिश हमने कर दिए हैं, तो बैरियर्स के अलावा जो हमारा फोर्स वहां पर लगाया जाता है वो फोर्स लगा दिया गया है। जो फोर्स हमें बाहर से मिलना था वो भी हमको अलॉट कर दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स लगा दिया गया है। लगभग 3 कंपनी पीएसी और लगभग 500 के करीब कांस्टेबल्स और अधिकारी इसमें लगाए।
और चलिए अब बात कर लेते हैं बसपा की कि उत्तराखंड में कैसा परफॉर्मेंस रहा बसपा का। प्रदेश में बसपा की 2 सीट आने के बाद से ही बांछें खिली हुई हैं। बसपा ने उत्तराखंड में जहां 2 प्रभारी बना दिए हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी अब युवा चेहरे आदित्य बिरजवाल को सौंप दिया है। गयाचरण दिनकर को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि नरेश गौतम भी उत्तराखंड का प्रभार देखेंगे। देहरादून में सोमवार को दोनों प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावों के बाद पहली समीक्षा मीटिंग ली, जिसमें 2024 चुनावों के साथ ही संगठन को मजबूत करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसलिए आम जनता के बीच में भी ये संदेश गया कि या तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसमें मीडिया का भी रोल रहा और इसलिए ऐसे माहौल में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें तो जीती हैं, लेकिन और तमाम सीटों पर सेकंड पोजीशन पर आए हैं। अच्छा वोट मिला। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे युवा पर इस प्रदेश की कमान सौंपने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी पहले से भी बहुत मजबूत स्थिति में थी। बुलेटिन में अब आपको बताते हैं कि यूपी वाले बुलडोजर की गर्जना इन दिनों हल्द्वानी में भी सुनाई दे रही है, लेकिन इस बुलडोजर को लेकर बीजेपी शासित नगर निगम और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी नगर निगम का ये बुलडोजर इन दिनों शहर के चौक चौराहों और बाजारों में खूब गरज रहा है और सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज कर रहा है। आज मंडी से लेकर 3 पानी तक का जो क्षेत्र है वह कवर किया जा रहा है। दोनों तरफ जितनी भी दुकानें हैं उनको जो दुकानों का निश्चित साइज है, जितने उनके नक्शे पास हैं, जितना उनका एरिया है, उसी के अनुरूप लाया जा रहा है। यदि नक्शे से अतिरिक्त किसी के द्वारा कच्चा निर्माण किया जा रहा है तो उसको मौके पर ही हटा दिया जा रहा है और जो पक्का निर्माण है उसके लिए नोटिस देने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। चुनाव के बाद शहर में चल रहे नगर निगम के इस बुलडोजर की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए कांग्रेस को निगम की एक कार्रवाई रास नहीं आ रही। इतना ही नहीं, स्थानीय विधायक तो इसे बदले की कार्रवाई तक करार दे रहे हैं। अब ऐसी सफाई अगर आपको करनी थी और इतने अगर आप मॉरल स्टैंडिंग के व्यक्ति थे तो आपको चुनाव से पहले 1 महीने पहले ये करते तो हम भी कहते कि नहीं अच्छी बात है। आज जो ये करा। और चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।